हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें सब अच्छे होंगे। अच्छा, क्लास नंबर 47 में क्या था, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम बताए थे, कौन सा था? एक कर्मचारी की आय 420 रुपया से बढ़ जाती है, तब उसकी आय 1620 रुपया हो जाता है। तो उसकी आय, इसमें क्या हुआ था, क्वेश्चन सब बना था ठीक, काटे थे, लेकिन वहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, वहाँ पे 35 होना चाहिए, 35%, और मिस्टेक से लिखा गया है 60%। तो उसको मिस्टेक तो हो जाता है सबसे, तो इसके लिए उसमें वहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, 35% ही होगा। वैसे निकाले ठीक है, लिखने में गलत मिस्टेक हो गया है। ठीक, आज हम चलेंगे। अब परसेंटेज का तो लगभग क्लास खत्म हो गया है। आज से हम चलेंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, लाभ हानि और बट्टा। इसमें तो लगभग स्टूडेंट सब हर, जैसे क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, ऊपरी व्यय, ये सब तो पता है। इसका सूत्र भी सबको लगभग पता है, लेकिन फिर भी जब कुछ क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमने सोचा कि कुछ डिस्कस कर लिया जाए। जो जिनको आता है उनके लिए भी, और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी, फिर ताज़ा हो जाएगा, यहाँ डिस्कस कर लेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो आज से हम चलेंगे प्रॉफिट लॉस और बट्टा। आज ये क्लास होगा। इसमें भी बहुत सारा, मतलब शॉर्ट तरीका बहुत है इसका, इसलिए ये सब क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। शॉर्ट तरीका इतना अच्छा है, हमने देखा एक जब चैप्टर, तो लगा कि हाँ, मतलब हर एक क्वेश्चन पूछने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसलिए थोड़ा दोस्त आप लोग ध्यान से उसको क्या करना है, अगर क्लास आप लोग देखते हैं तो क्लास निश्चित रूप से देखिए। ठीक है, क्लास निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा शॉर्ट तरीका है जो एग्जाम में आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्त, तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे आज यही सब कि क्रय मूल्य। देखिए, तो इसमें है, जैसे कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है और इसी से पूरा ये चैप्टर ही बन जाता है, प्रॉफिट लॉस। जैसे कि उसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ऊपरी व्यय, बट्टा या छूट, लाभ और हानि। इतना बात यदि आप लोग याद रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें बस इतना ही। तो अब दोस्त, अब हम कि क्रय मूल्य किसको कहेंगे, अब बताइए, क्रय मूल्य आप किसको कहिएगा? जो मार्केट में जाते हैं, अगर कोई भी सामान, उसका प्राइस उस पे प्रिंट छपा हुआ है 10 रुपये का और आपने खरीदा है 8 रुपये का, तो छपा हुआ जो मूल्य है, जो प्राइस उसमें है, वो तो है आपका 10 रुपया, लेकिन आपने खरीदा है 8 रुपया में। तो जो आपका जितना पैसा लगा, छपा हुआ कितना है उससे मतलब नहीं है, कितना में आप लिए
उसके लिए आपने कितना रुपया अदा किया, यही क्रय मूल्य है। मतलब आप तो 8 रुपया लिए हैं तो 8 रुपया क्रय मूल्य है। ठीक है। छपा हुआ मूल्य भी है कि छपा हुआ मूल्य क्या होगा वो भी है। ठीक है। तो कोई भी सामान यदि 10 रुपया में आप खरीदते हैं, 100 रुपया में खरीदते हैं, तो जो आपने खरीदा, खरीदने में आपको जो पैसा लगा वही क्रय मूल्य होगा। ठीक है। अब आते हैं विक्रय मूल्य। अब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है कि देखिए, आपने 8 रुपया में 8 रुपया में खरीदा। ठीक है। और उन्हीं को किन्हीं दोस्त से आपने 12 रुपया में बेच दिया। 8 रुपया में आपने खरीदा और दोस्त से क्या किए, 12 रुपया में बेच दिया। तो आपको इतना यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो ये बेचे आप इतना में और खरीदे हैं 8 में। अच्छा, अब इसमें एक और बात निकल के आएगी कि यदि 8 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेचे तो विक्रय मूल्य तो आपको पता चल गया है कि 12 रुपया है, क्रय मूल्य है 8 रुपया। तो यहाँ पे लाभ भी तो हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ कितना है। अच्छा, अब लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो खुद ब खुद लाभ निकल जाएगा, निकलेगा ना। ठीक है। अब आते हैं किसी सामान का प्राइस है कितना, 100 रुपया। किसी भी सामान का प्राइस है 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है। और इसको हमने खरीदा है कितना, 80 रुपया में। अब यहाँ पे प्राइस देखेंगे कि प्राइस है 100 रुपया, तो जो प्राइस रहता है वही आपका अंकित मूल्य होता है। यानी कि वो अंकित मूल्य जो है, अंकित है आपका मार्केट में, मार्केट प्राइस मतलब जो भी छपा हुआ मूल्य 100 रुपया है और उसपे आपको दे दिया कितना, 80 रुपया में। तो जो प्राइस लिखा हुआ है वही आपका अंकित मूल्य होगा। ये सब बात जो है, छोटी छोटी बात आप लोग दोस्त बहुत गौर से और दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि यही ये सब थोड़ा क्वेश्चन बनाने में बहुत, अगर नहीं है, अब कहा अंकित मूल्य इतना है तो इस पे इतना बटा दे दिया तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये सब बात आपको आगे काम आएगा। प्राइस है 100 रुपया, तो जो किसी भी प्रोडक्ट पे मूल्य जो छप के आता है वही उसका अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस वही है। तो जो मार्केट प्राइस है वही आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। क्लियर। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तो ठीक है। अब आइए, अब है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है, अब देखिए, ऊपरी व्यय है जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल सब खरीदता है। ठीक है। आपने मोटरसाइकिल किसी एजेंसी से खरीदा, मोटरसाइकिल किसी एजेंसी से खरीदा, तो उसका प्राइस क्या है, मान लेते हैं 50,000। ठीक है। 50,000 आपने
सिर्फ मोटरसाइकिल का प्राइस दिया, लेकिन उस पे आपने उसके साथ एक्स्ट्रा, अब जैसे हेलमेट, डिक्की वगैरह और कुछ सामान जो हम चाहते हैं कि हमको इसमें लगाना चाहिए, है ना, हमने उसमें एक्स्ट्रा सामान लगाया, जो उसका हमने अदा किया कुल मिला के 3,000 रुपया हमको लग गया। ठीक है, तो देखिए बाइक का तो प्राइस था कितना, 50,000, तो हमने तो 50,000 बाइक का दिया, लेकिन वो एजेंसी वाले हमको 50,000 में सिर्फ बाइक दिया है। उसके साथ जो हमको मिला, जैसे अब अलग अलग बहुत सबका अलग अलग होता है डिमांड कि हमको इसमें ये लाइट लगाना है, वो लाइट लगाना है, ऐसा होना चाहिए, हमको डिक्की चाहिए, हेलमेट चाहिए। ठीक है, तो उस सब के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसा लगता है ना, तो एक्स्ट्रा पैसा जो देना पड़ा वो हमने 3,000 रुपया दिया। तो 3,000 रुपया मेरा ऊपरी व्यय हो गया, मतलब कि प्राइस के अलावा हमको लगा। तो मेरा गाड़ी जो था एजेंसी में से मैंने लिया, वो कितना में लिया, अब 53,000 में। तो इससे आप क्या समझे, ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य पे ही जुटेगा। ये बात आप लोग याद रखिए कि ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य पे ही जुटता है। ठीक है, समझ गए कि ऊपरी व्यय क्या है। अब आइए बट्टा, चलिए बट्टा है क्या, एक बात याद रखिए, यहां हम बताए थे कि मार्केट प्राइस है 100 रुपया, और किसी दुकान में आप कोई भी सामान लेने जाते हैं और जो लिखा रहता है कि 10 रुपया छूट पे सामान पाए। ठीक है, अभी तो बहुत है, मॉल सब में जाइए तो देखिए कहेगा 50% छूट है, 30% छूट है ना, छूट पे ये सामान मिल रहा है, वो सामान। तो जो आपको छूट, अब जैसे प्राइस तो है 100 रुपया, और आपको इस पे 10% का छूट दे दिया, छूट कितना दिया, 10 रुपया का, तो सामान आपको कितना, सामान कितना में मिला, 90 रुपया। तो ये इससे आप ये कंफर्म करिए और हमेशा याद रखिए कि छूट जो होगा हमेशा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पे ही होगा। छूट यानी बट्टा जो होगा वो हमेशा अंकित मूल्य पे होगा। ठीक है, ऊपरी व्यय हमेशा, ऊपरी व्यय जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही जुटेगा। ठीक है, अब आइए लाभ हानि तो समझ गए, बस लाभ हानि हम पहले की 8 रुपया में कुछ खरीदे हैं, उसको 12 रुपया में अपने दोस्त से बेच दिए, और बेचने के बाद आपको कितना हुआ, लाभ हुआ 4 रुपया। अगर उसी को आप 6 रुपया में बेचते तो 2 रुपये का हानि उठाना पड़ता। तो इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसी बात है जो आप लोग याद रखिएगा। जैसे हमने नोट करके लिख दिया है कि प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना जो होगा हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगा, क्योंकि हमने बताया कि अगर
100 रुपया में कोई सामान खरीदते हैं, उस पे 10% का हानि हो गया या 10% का लाभ हो गया, तो हमने क्रय मूल्य से ही 10% का लाभ और 10% का हानि निकालेंगे। ठीक है, इसलिए दिया है कि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे ही मतलब होता है। अब है देखिए कमीशन। कमीशन आपको कब मिलेगा? जैसे 100 रुपया में खरीदे, उसको 200 रुपया में बेच दिए, 150 रुपया में बेच दिए, 120 रुपया में बेच दिए, तो आपने 100 रुपया में जो सामान खरीदा है उसके अलावा जितना पैसा एक्स्ट्रा में बेचे यानी 120 में बेचे हैं, तो 20 रुपया आपका क्या हुआ? वो 20 रुपया आपका कमीशन हो गया। तो वो कमीशन कहाँ जाएगा? यानी बेचे यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पे तो कमीशन हमेशा क्या होगा? विक्रय मूल्य पर ही दिया जाता है, क्योंकि जब तक आप बेचिएगा नहीं तब तक आपको कमीशन मिलेगा कहां से? ये बात तो है। तो इसलिए आप विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य पे ही हमेशा कमीशन दिया जाता है। अब देखिए, अब अगर कोई भी क्वेश्चन में बट्टा या छूट नहीं दे, ठीक है, बट्टा और छूट नहीं दे, तो क्या हो जाता है? अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है। यदि नहीं देगा तो वैसे जितना हम ये है वो सब क्वेश्चन तो हम आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम कुछ, लेकिन कल से फिर बताएंगे इसका क्वेश्चन। हाँ, इसका शॉर्ट मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्लास को जरूर देखिए। शॉर्ट मेथड हम चाह रहे हैं कि देखिए, हम चाह रहे हैं कि हमने जो अर्जित किया है अपने से वो आप लोग के बीच शेयर करें। तो हमने शेयर करा तो आप लोग को लेने में क्या जा रहा है? बस सिर्फ आप लोग अपना मेहनत थोड़ा सा कीजिए और देखिए। और अगर हम ये भी गारंटी लेते हैं, हम जितना क्लास में बता रहे हैं, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आए तो फिर मेरा क्लास छोड़ दीजिएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अब देख लीजिएगा उल्टा के, टोटल एग्जाम के व्यू से है यही क्वेश्चन सब पूछता है, भले डिजिट चेंज हो, ठीक है, लेकिन तरीका उसी तरीका से बनेगा। अब यहाँ पे डिजिट कुछ 200 300 ऐसा करके, तो कहीं पे 500 700 दिया आ रहेगा क्वेश्चन सेम। इसलिए दोस्त आप लोग से ये है कि आप लोग इस क्लास देखिए, ठीक है। अब ये तो पता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तो विक्रय मूल्य में से यदि हम लाभ घटा देंगे, जैसे हमने 100 रुपया में खरीदा, 120 रुपया में बेच दिया, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120। अगर पुनः हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 120 में से 100 रुपया घटा देंगे, या सॉरी 120 यानी विक्रय मूल्य हो गया 120 और लाभ कितना हो गया है? 100 में खरीदे थे तो 20, 120 में से 20 घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और अगर हानि हो गया, 20 में 100 रुपया में खरीदे हैं और उसको 80 रुपया में बेचना पड़ा, तो यहां तो हमको 20 रुपये का हानि हुआ, फिर भी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 80 रुपया में बेचे वो, और हानि कितना हुआ? 20 रुपये का, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। मतलब 100 रुपया में हम खरीदे थे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 रुपया में हमने खरीदा, ठीक है, और उसको हमने 80 रुपया में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य मेरा 80 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया। तो यहाँ पे क्या आप लोग जाना, 20 रुपये का हमको हानि हो गया ना, घाटा हो गया ना, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य प्लस हानि,
मतलब हानि 20 रुपया हो गया, 80 रुपया में हमने बेचा तो फिर 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है। लाभ, लाभ निकालने के लिए तो बोले हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकलेगा तो लाभ जितना हो गया तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, सब में क्रय मूल्य दे देना है। हानि है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये सब था कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट क्लास से हम वही शॉर्टकट मेथड जो है उसको हम बताएंगे, और उस पे हम क्वेश्चन बताएं, उस पे क्वेश्चन बताने के मतलब शॉर्ट मेथड लिखाते हुए क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। तो दोस्त यदि आप लोग मेहनत कीजिए, जरूर ये मेहनत कहीं ना कहीं आप लोग को रंग लाएगा। इसलिए भाई मेरे, आप लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, जितना सक्षम हो सके पढ़ाई में टाइम दीजिए। ठीक है। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम तो उसको भी करना है, लेकिन अगर हाँ हमको नहीं जाने से भी यदि काम हो सकता है तो नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि अभी ये सब नज़रअंदाज कीजिएगा ना तो आगे इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। तो ये सब, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तो आप देखिए, आप लोग के जरिए ही ये वीडियो प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। सबको फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी ले रहे हैं फायदा तो आप अपने दोस्त को दे दीजिए, वो अपने दोस्त, यानी हर एक स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को फायदा मिले। ठीक है। तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। जो ये हम पढ़ा तो रहे हैं शुरू मतलब बेसिक से, हमारा क्लास देखिए बेसिक ही रहेगा, क्योंकि आप लोग यदि बेसिक जान जाते, और बेसिक में ही आप तो वैसे आप तो काफ़ी क्लास लगभग 47 क्लास हो गया तो आप लोग जान गए होंगे कि है बेसिक, लेकिन कितना जल्दी बनता है क्वेश्चन। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक आता है तो ट्रिक और शॉर्ट आप खुद बनाइएगा, हम हमेशा बराबर बोलते हैं। इसलिए दोस्त बेसिक जानिए, अगर बेसिक जान रहे हैं तो शॉर्ट भी उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और ट्रिक भी आप बना लीजिएगा। ठीक है। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए ये सब वीडियो, और बहुत ज़्यादा वायरल कीजिए, जितना शेयर कीजिए जो सब स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास, अब सेकंड लाभ और हानि स्टार्ट हो गया है, नया चैप्टर है, इसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े। ठीक है।